एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रत्नात्राया क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2025 का जो साइंस का घटना चक्र हम लोग कंप्लीट कर रहे थे उसको। ओके, और उसका कौन सा चैप्टर होगा? चैप्टर 4 होगा, जो कि है मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, कौन सा चैप्टर होगा? मोशन अंडर ग्रेविटी सी द चैप्टर 4। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। एंड उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ये वीडियो देख सके एंड सीख सके एंड पढ़ाई कर सके अपनी। ओके, एंड आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि है रत्नात्राया क्लासेस करके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, है मोशन एंड ग्रेविटी। ओके, हियर इज द मोशन एंड ग्रेविटी। और इससे पहले अभी 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, विच इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, मोशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली किसकी जिक्र हो गई है? ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट्स। ओके, एंड अगर हम मरकरी की बात करते हैं, मरकरी एंड वेनस जो है इनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, लेकिन अगर अर्थ की बात करते हैं तो उसके पास बस एक सैटेलाइट है और वो है मून। ओके, एक ही सैटेलाइट है अर्थ के पास, और मार्स के पास ओनली 2 सैटेलाइट्स है। एंड अगर हाईएस्ट सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो पहले किसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स थे? जुपिटर हैज़ मैक्सिमम सैटेलाइट्स अर्लियर, बट लेटर नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन, मैक्सिमम सैटेलाइट्स हैव किसके पास है? विच इज सैटर्न, विच इज़ 274, एंड जुपिटर हैज़ ओनली 97 एंड सैटर्न हैड 274. Okay, next one is, if we are talking about the Kepler's law की बात करेंगे प्लानिटरी मोशन में, there is 3 laws. Okay, first one is all planets moves around the sun in an elliptical orbit having the sun at one of the 2 foci. Okay, next one is second law of Kepler's law. Okay, second one is, this second law clears that closest planet to the sun move faster and farthest planet move slower. जो दूर का जो planet है वो slow move करता है and जो पास का है वो faster move करता है. Okay, this is the second law of Kepler's. Next one is, which is third one is that the square of the orbital period of a planet is directly proportional to the cube of the semi-major axis of its orbit. Okay, which is p square is equal to p square directly proportional to a cube. Okay, this is the third law of Kepler's third law of planetary motion. Okay, and next one is, if we are talking about the Newton's law of gravitation. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर हम बात करते हैं, देयर इज न्यूटन हैड एन ओपिनियन दैट ऑल बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स. ओके, दिस यूबिक्विटस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं वो वर्क कैसे करता है, तो न्यूटन्स प्रोपाउंडेड फॉलोइंग लॉ अबाउट द ग्रेविटेशन, विच इज द अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर. ओके, विच इज, वो क्या हो जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द M1 and M2 divided by R square. ओके, एंड अगर इसके हम फॉर्मूला की बात करते हैं वो हो जाएगा F इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ओके, और G क्या हो जाएगा? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, नेक्स्ट
is here is the formula. Okay, क्या है? तो F is equal to directly proportional to m1 into m2 and divided by r square, and F is equal to G m1 m2 and r1. Next one is gravity and gravitational acceleration of earth is gravity is attraction force by which earth attracts any object towards its center. Okay, or it is a peculiar from the form of gravitation. Okay, gravity क्या है? peculiar form of है gravitation का. Okay, next is नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ओके, बाकी जो है आप अपने से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर पूरा बताने लगे तो फिर तो एक्सप्लेनेशन ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर हो नहीं पाएगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर. ओके, सो आज का पहला क्वेश्चन है विच इज़ हु अमंग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू अर्थ. ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू अर्थ कौन किसने किया था? एंटिसिपेट न्यूटन बाय. सो किसने डिक्लेयर किया? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्ता और ब्रह्मगुप्ता. So answer is option number D is the correct one, which is Brahmagupta is the correct. Okay, and if you are talking about the Brahmagupta, where is he from? He is from Bhinmal. He is born in Bhinmal in Rajasthan. Okay, and नेक्स्ट वन इज हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी का जो थ्योरी है वो किसने दिया था? सो इट्स गिवन बाय दिस आइजैक न्यूटन के द्वारा. ओके, एंड ये कब दिया गया था? 1687 में. आइजैक न्यूटन पब्लिश्ड हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन हिज बुक, और वो बुक का नाम क्या था? सो बुक इज मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी. मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी ये किसके द्वारा लिखा गया था? सो आइजैक न्यूटन के द्वारा, और उसी टाइम दिया गया था theory of gravity. Okay, so next question is who proposed the universal law of gravitation? Newton, Galileo, Copernicus or Einstein? So answer is option number A is the correct one, which is Newton proposed the universal law of gravitation. Okay, next question is astronauts in space cannot stand erect. This is because in space there is no gravity. उसकी वजह से viscous forces of the atmosphere are very strong. Solar wind exert an upward force, or atmospheric pressure is very low. So answer is A, which is there is no gravity. That's why astronauts in space cannot stand erect. Okay, so option A is the correct answer here. Next question is if an apple is released from an orbiting spaceship, it will क्या होगा उसका? So fall towards the earth, move at lower speed, move along with spaceship at the same speed, or move at a higher speed. So answer is option number C is the correct here, which is move along with the spaceship at the same speed. उसके साथ साथ ही ऑर्बिट में ही घूमते रहेगा एप्पल. ओके, स्पेसशिप के साथ साथ ही, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट इज The Leaning Tower of Pisa does not fall because क्यों नहीं fall होता है? So it is tapped at the top. It covers a large base area. Its center of gravity remains at lowest position, or the vertical line through the center of gravity of the tower falls within its base. Yes, option number D is the correct one. Okay, next question is if the distance between the earth and the sun were twice, what is it now? The gravitational force exerted on the earth by the sun would be क्या होगा अगर उसका sun and
अर्थ के बिटवीन का डिस्टेंस अगर 2 गुना बढ़ा दिया जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा. सो इट्स अ ट्वाइस एज लार्ज एज इट इज़ नाउ, और 4 times as large as it is now, or 1/4 of what it is now, or half of what it is now. So answer is here is 1/4 of what it is now is the correct here. Okay, option C. Next question is, if an object is falling from the above, इट्स वेट रिमेन. क्या होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से फॉल कर रहा है नीचे की ओर, तो उसका वेट क्या होगा? 0, सेम, चेंज और नन ऑफ द अबव. तो क्या होगा उसका वेट? सो वेट विल रिमेन सेम. ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a feather, rubber ball or a wooden ball are falling freely simultaneously from the same height in a vacuum, then vacuum में क्या होगा? So feather will reach at the ground first, rubber ball will reach at the ground first, or wooden ball will reach at the first, or all three will reach at the ground together. So answer here is option number D is the correct one, which is all three will reach at the ground together. Okay, so option C is the correct here. Next one is, if a piece of equal size of wood, wax or iron falling from the same height, which one will reach the surface of the earth first? कौन फर्स्ट पहुंचेगा surface of the earth में? So wood, wax, iron reach at the same time. So ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, विच इज़ रीच एट द सेम टाइम. और ये सारा सेम टाइम में ही फॉल करेगा सरफेस ऑफ द अर्थ में, वुड, वैक्स और आयरन का जो इक्वल साइज का पीस है. ओके, नेक्स्ट वन इज, द 2 balls ऑफ आयरन एंड वुड ऑफ द सेम वेट ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट इन एयर. ओके, वैक्यूम में रहने पे क्या होता है कि सब से साथ में फॉल करता है. ओके, और साथ में पहुंचता है. बट अगर हम बात करते हैं इन एयर्स में, तो इसमें क्या होगा? दे रीच द ग्राउंड अर्थ एट द सेम टाइम. वन फॉल्स फर्स्ट एंड अनदर फॉल्स लेटर. द वुडन बॉल फॉल्स लेटर एंड दे रीच द ग्राउंड आफ्टर सम गैप. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हेयर. अगर वैक्यूम में रहेगा तो जो हल्का चीज़ है वो कब बाद में फॉल करेगा, जो भारी है, फॉर एग्जांपल वुड और आयरन की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में से हैवी कौन सा है? सो आयरन. ओके, सो आयरन क्या करेगा कि वो पहले फॉल कर जाएगा एंड वुड जो है वो लेटर मतलब बाद में फॉल करेगा. ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 balls A and B of 10 kg or 1 kg respectively, they are dropped simultaneously from the height of 20 meter. Which of the following is correct? तो इसमें से सही कौन सा हो जाएगा? A will reach the ground first, B will reach the ground first, and both A and B will reach the ground at the same time, or none of the above. So option C is the correct one. दोनों साथ में ही ग्राउंड तक पहुंचेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 objects of different masses falling freely near the surface of the moon would have different acceleration, undergo a change in their inertia, have same velocity at any instance, or experience forces of same magnitude. So answer is option number C is the correct one, which is have same velocity at any constant. Option C is the correct answer. Next question is, the weight of human being on the moon is 1/6 in comparison to Earth. Yes, it's a correct estimate. Next one is, the moon does not have gravity like Earth. Yes, it's also correct. Okay, so answer for this question is, no, it's not correct. Reasoning is incorrect and assertion is correct. Okay, so answer here is option number C is the correct one, which is a statement
A is correct, but assertion is correct, but reasoning is false. Okay, because if we are talking about the moon, is the Earth's only natural satellite. Okay, and the surface of the gravity of the moon is only 1/6 of the Earth. So weight of the human being on the moon will be 1/6 of the Earth. Okay, so इसमें रीजनिंग क्या हो जाएगा? फॉल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ एनीबडी इज. किसी का वेट क्या होगा? सेम एट एवरी प्लेस ऑन अर्थ सरफेस, मैक्सिमम एट पोल्स, मोर ऑन इक्वेटर और more on mountains than in plains. Okay, so answer is option number B is the correct one. हम जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और अर्थ में क्या होता है कि दिस इज इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके, तो ये हो गया इक्वेटर. इक्वेटर से हम जैसे जैसे, और ये हो गया पोल. ओके, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल. तो हम जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज होगा किसका? सो वेट का. ओके, तो मिनिमम वेट कहाँ पे होता है? इक्वेटर में. मिनिमम वेट होता है इक्वेटर में, और मैक्सिमम कहाँ पे होता है? तो पोल में. सो हेयर इज द आंसर इज मैक्सिमम एट पोल्स. ओके, वेट क्या होगा किसी का? मैक्सिमम पोल में होगा, और मिनिमम कहाँ? तो इक्वेटर में. ओके, सो आंसर बी इज द करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज weight of human body is maximum at poles, same at every place on the earth surface, maximum at equator or more on the mountains than plains. So answer is option A is the correct one, which is अभी जस्ट मैंने बताया कि मैक्सिमम कहाँ पे होता है? मैक्सिमम होता है पोल में, और इक्वेटर में क्या होता है? तो इक्वेटर में होता है मिनिमम. ओके, मिनिमम. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the spinning speed of the earth increases then the weight of the body at equator will. क्या होगा जब अगर मान लीजिए ये अर्थ है, उसका स्पिनिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा, तो इसका इक्वेटर पे वेट का, तो वेट जो है बॉडी का वो इक्वेटर पे क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम और डबल. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, विच इज इट विल डिक्रीज. ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट वन इज द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज डी एंड टाइम टी in the case of particle falling freely under the gravity from rest is correctly shown in graph. So option A is the correct one. This is the displacement and this is time. Time के according displacement कम होता है. Okay, so option A is the correct answer here. Next one is a smooth plane inclined at an angle of theta with the horizontal as shown in the given figure. A body starts from rest and slide down on the inclined surface. The time taken by the body to reach the bottom is. कितना टाइम लगा बॉटम पहुंचने में यहाँ पे? सो इट्स 1/sin theta under root 2h/g. Okay, so option number C is the correct answer here. Next question is a ball is dropped from the top of high building with a constant acceleration is 9.8 meter per second square. What will be its velocity after 3 seconds? 3 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सो 9.8 मीटर पर सेकेंड, 19.6 मीटर पर सेकेंड, 29.4 मीटर पर सेकेंड और 39.2 मीटर पर सेकेंड. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, विच इज 29.4 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. और ये कैसे हुआ? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ था? सो 9.8 meter per second square and time is t second and time is equal to 3 second and u is equal to 0. Okay, so we know that कि formula क्या है इसका?
भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो अगर हम फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे, भी कितना, भी और हम लोग को भी निकालना है। ओके, सो यू इज इक्वल टू 0 एंड ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.8 एंड टाइम इज इक्वल टू 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? सो 29.4 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the radius of the earth were to shrink by 1%, अगर 1% से वो उसका रेडियस कम हो जाएगा अर्थ का, its mass remaining the same, the value of the g on the earth surface would, तो क्या होगा कि इसका फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, तो इसका जो रेडियस है ये क्या हो गया? रेडियस आर। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1% की अगर कमी हो जाएगी, ओके, तो ये फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा। ओके, तो 1% की अगर कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? उसका मास तो सेम रहेगा बट उसका ग्रेविटी में क्या असर पड़ेगा वो पूछ रहा है। ओके, ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, तो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा 0.5% और इंक्रीज हो जाएगा 2% और डिक्रीज हो जाएगा 0.5% और डिक्रीज हो जाएगा 2%। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। 2% इंक्रीज हो जाएगा। और कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अर्थ है, ठीक है, एंड अगर हम रेडियस की बात करें तो ये इसका पॉइंट हो जाएगा मिड पॉइंट और ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है। और रेडियस में अगर हम बात करते हैं कि उसका 1% कम कर दे। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसे इतना ज़्यादा तो नहीं होगा बट लेट्स सी, अगर हम 1% कम कर दिए तो इधर भी 1% कम हुआ, ठीक है, और यहाँ भी 1% कम हुआ, तो कितना हो गया? 2% यहाँ पे इसका इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the acceleration due to gravity of a destructive earthquake will be, कितना होगा acceleration due to gravity of a destructive earthquake? So it's a greater than 550 centimeter per second square, greater than 750 centimeter per second square, or greater than 950 centimeter per second square, or 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। और अगर इसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the mass of a body on the earth is 100 kg, acceleration due to gravity which is 10 meter per second square, and अगर हम बात करते हैं if the acceleration due to gravity on the moon is 1/6, then the mass of the body on the moon is क्या हो जाएगा? सो 100 किलोमीटर 100 kg, बिकॉज यहाँ पे अगर हम अर्थ में ले रहे हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 100 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और यहाँ पे मून में एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6। ओके, तो उसी हिसाब से 100 kg यहाँ भी हो जाएगा, 100 kg यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि जो मून में है वो 1/6 है वेट, कहाँ पे? ये में अर्थ के कंपेयर में। ओके, so answer is option number C is the correct here. Next one is the weightlessness is zero gravity, when gravity decreases, in vacuum, or none of the above. So answer is option number A is the correct one, which is in zero gravity। जहाँ पे gravity नहीं होगा वहाँ पे weight measure ही नहीं होगा, वहाँ पे like zero रहेगा। Okay, next question is the Earth travel in its orbit at a speed of approximately 4400 km per hour. Why do we not feel this high speed? क्यों फील नहीं करते हैं हाई स्पीड को? So here's the reason is because we are too small compared to the size of the Earth. Our relative speed with respect to the Earth along the Earth orbit is 0, or the solar system as a whole is also moving. The gravity of the Earth constantly pulls up downward
towards the earth center. So answer is option number B is the correct here, which is because our relative speed with respect to earth along the earth's orbit is at 0. Okay, next question is, if the gravitational force of the earth suddenly disappears, which of the following will be करेक्ट सीक्वेंसेस. ओके, अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो क्या होगा? सो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो बट द मास ऑफ द mass will remain at the same. The mass of the object will become zero but the weight of the weight will remain the same, or both the mass and weight of the object will become zero, or the mass of the object will increase. So answer is option number A is the correct here, which is weight जो हमारा है वो सेम रहेगा, सॉरी वेट जो हमारा है जीरो हो जाएगा बट जो मास है वो सेम रहेगा. ओके, क्योंकि मास जो है वो हम हर जगह पे कांस्टेंट रहता है बट वेट डिफर करता है प्लेस टू प्लेस. ओके, फॉर एग्जांपल अर्थ में अगर है तो उसका हो जाएगा, मान लीजिए 100 kg है, तो फिर अगर वो मून में जाएगा तो उसका 1/6 हो जाएगा. ओके, 6th वेट हो जाएगा उसका, कोई भी पर्सन का या किसी भी ऑब्जेक्ट का. ओके, so option A is the correct answer here. Next question is, an artificial satellite orbiting around the earth does not fall down. This is so because the attraction of the earth is provides the necessary acceleration for its motion is the correct answer here. Okay, option D. So the next question is, satellite is kept moving in its orbit around the earth is due to. क्यों मूविंग करते रहता है अराउंड द अर्थ सैटेलाइट हमेशा कंटिन्यूसली? सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स, और लैक ऑफ इट, सम अदर फोर्सेस. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, विच इज centripetal force is the correct answer. Next question is, a geosynchronous satellite continuously active in its orbit due to the centripetal force which is obtained by. First option is the rocket engine that propel the satellite. The next one is the gravitational force on the satellite by the earth, and another one is the gravitational force on the satellite by the sun, or the gravitational force on the earth by the satellite. So option B is the correct one, which is the gravitational force on the satellite by the earth is the correct one. Okay, next question is, the known forces of nature can be divided into 4 classes like gravity, electromagnetism, weak nuclear force, and strong nuclear force. With reference to them, which one of the following statement is not correct? They are asking about the not correct statement. Okay, so first one is the gravity is the strongest of 4. चारों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट्स ओनली ऑन पार्टिकल्स विथ एन इलेक्ट्रिक चार्ज. यस, इट्स अ करेक्ट वन. Weak nuclear force causes radioactivity, or also correct. Strong nuclear force hold protons and neutrons inside the nucleus of an atom. Yes, it's also correct. So answer is option number A is the correct one, which is incorrect here. तो उसमें क्या हो जाएगा कि ये strongest नहीं है, it's a weakest one. ग्रेविटी जो है वो weakest one है. ओके, वीकेस्ट है. एंड अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट की, तो वो कौन सा हो जाएगा? न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट, देन व्हेन विल ही फील दैट his weight gets increased? कब फील होगा उसको कि उसका वेट जो है वो इंक्रीज हो गया है? सो ऑप्शन हियर इज, when the elevator going upward exponentially, and when the elevators going downward exponentially, and going upward with constant velocity, or going downward with constant velocity. So answer here is option number A is the correct one, which is
when the elevator going upward expeditiously. Okay, so option A is the correct answer here. Next question is the time period of a pendulum depend on mass, depend on length. So answer here is option number, next option क्या था, depend on time, depend on temperature. So answer is ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. इसमें पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड करता है किसमें, ऑन इट्स लेंथ. ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज why do the pendulum clocks usually lose time in summer due to the क्या होता है, so due to longer day in summer, due to friction caused by collapse, length of the pendulum increasing the period of the time of unit oscillation, or weight of the pendulum changes in summer. So answer is option number C is the correct one, which is pendulum clocks usually lose time in summer because the length of the pendulum increase and increasing the time period of its unit oscillation. So option C is the correct answer here. Next question is a girl swinging on a swing in sitting position, when the girl stand up the period of swing will. तो अगर कोई लड़की है वो झूला झूल रही है, ठीक है, झूला झूल रही है, तो उसमें क्या होगा कि जब वो बैठ के झूल रही है तो उसका जो स्विंगिंग का टाइम है सिटिंग पोजीशन में वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है, बट ज़्यादा रहता है. बट अगर वो खड़ी हो जाती है तो उसका जो पीरियड है स्विंग होने का वो कम हो जाता है. मतलब क्या होता है वही पूछ रहा है. अगर वो खड़ी है तो, अगर वो बैठी है तो क्या है स्विंग का पोजीशन, और खड़ी है तो क्या है. तो उसमें क्या है कि यहाँ पूछा है अगर वो खड़ी हो जाती है तो उसका जो स्विंग विल, पीरियड ऑफ द स्विंग विल शॉर्टर, तो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा. लेकिन अगर बैठी रहेगी तो वो लॉन्गर होगा. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statement, and there is asking related to the simple pendulum is set into oscillation, so then क्या होगा. So first statement is the acceleration is 0 when the bob passes through the means position. So the first statement is correct. Next one is in each cycle of bob attains a given velocity twice. Yes, it's also correct. Next one is both acceleration and velocity of the bob are 0 when it reaches its extreme position during the oscillation. Is it true? No, it's not correct, because अगर हम इसकी बात करते हैं, so इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम होगा. ओके, मैक्सिमम होगा, बट अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो क्या होगा, सो 0 हो जाएगा. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेस विथ टाइम. इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट वन. सो क्या हो जाएगा, 1, 2 and 4 स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, उससे पहले हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन में क्या होता है एंड एक्सट्रीम पोजीशन में क्या क्या होता है. ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं मीन पोजीशन. ओके, जब मीन पोजीशन में रहता है ऑब्जेक्ट तो क्या होता है. सो फर्स्ट वन इज देयर इज नो फोर्स एक्ट ऑन इट, its acceleration becomes 0, its maximum velocity, and it has maximum kinetic energy and maximum velocity, and its potential energy is 0. and यहाँ पे next आ जाता है extreme position में. when the object reaches its extreme position then क्या होता है. so its acceleration is maximum here, counter force acting on it is maximum, its kinetic energy is 0, its maximum potential energy is 0, and it has 0 velocity. okay, next question में हम आते हैं which is a pendulum clock can run faster in किसमें. so it's in summer, winter, spring season और rainy season. so option B is the correct here, क्योंकि पेंडुलम का जो लेंथ होता है, ठीक है, पेंडुलम का जो लेंथ होता है वो शॉर्टर होता है विंटर में, इसीलिए वो फास्टर भी होता है. और समर में क्या हो जाता है, उसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए वो
स्लोअर ये करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थ एस्केप वेलोसिटी इज, अर्थ का एस्केप वेलोसिटी क्या है? सो 15 किलोमीटर पर सेकेंड और 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड और 7.7 किलोमीटर पर सेकेंड और 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, विच इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will happen if an object is thrown into space with the speed of 8 kilometer per second? Okay, so it's the objective will go into the space or will it return into the earth? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो रिटर्न हो जाएगा अर्थ में, क्योंकि इसका एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर फेंका जाता है, पर सेकेंड से फेंका जाता है, तो वो स्केप हो जाएगा और वो इनटू स्पेस चल जाएगा, नॉट रिटर्न होगा अर्थ में। ओके, बट अगर उससे कम रहेगा तो वो रिटर्न आ जाएगा अर्थ में। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज there is no atmosphere on the moon because it is near to the earth. It receives light from the sun. It revolves around the earth. The escape velocity of the gas molecules on it is less than the root mean square velocity here. So option D is the correct answer. Next question is there is no atmosphere on Earth's surface of the moon because क्यों नहीं होता है? सो इट इज़ क्लोजर टू द अर्थ. एस्केप वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज लेस दैन RMS. और RMS का फुल फॉर्म क्या था यहाँ पे? सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. सो इट्स रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विच इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज लेस दैन RMS वेलोसिटी. So option B is the correct answer here. Next question is given below the two statement. So first one is lighting a candle in a space does not produce flame. Yes, it's a correct one because a flame exists due to the pull of gravity. Is it true? Yes, it's a correct one. Okay, so answer is option number A is the correct one, which is both statement A and R are true and R is the correct explanation of A. Okay, next question is in which state of weightlessness the size of the candle flames will? क्या होगा? So it's a longer, smaller or spherical or constant. So answer is option number C is the correct one, which is spherical in shape. Okay, so thank you so much guys. आज के लिए इतना ही. If you like the video, like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. एंड नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स पे होगा. ओके, जो कि कल आएगा. थैंक यू.